गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स डॉक्टर ज्ञानचंद सर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आप सबको न्यूट्रिशन इन डायबिटीज के बारे में जानकारी दे सकूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी इन डायबिटीज मैनेजमेंट। सो प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज इज 463 million people in the world and 77 million in India. Now we have to see who is the left. Basically, three types of diabetes in the population: type 1 diabetes, type 2 diabetes, and gestational diabetes. Type 1 diabetes is generally found in the young population. It is depend on insulin-dependent diabetes mellitus, and type 2 diabetes mellitus is generally found in adult population. That can be insulin-dependent or non-insulin dependent, or medication or diet plus exercise. Gestational diabetes is generally found in 24 to 28 weeks of pregnancy. Now, what the causes of diabetes? तो जो हमारे causes हैं, जो हमारे कारण है डायबिटीज के, वो बेसिकली दो तरह के हमारे रिस्क फैक्टर देखे गए हैं। जैसे एक मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है, दूसरा नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर का मतलब है कि इसमें जितनी भी हमारी लाइफ स्टाइल आती है, जैसे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में हमारा जो अनहेल्दी डाइट हो गया, रेगुलर रूटीन में हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या स्मोकिंग, टबैको, ऐसी जो आदतें हम शामिल कर लेते हैं, जिनके कारण से हमें डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरह जो नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है, उसमें हमारे जैसे किसी की मेडिसिन चलती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक मेडिसिन किसी की चलती है स्टेरॉइड बेस्ड, तो उसमें शुगर की मात्रा, उनके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। किसी की फैमिली हिस्ट्री है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाना, ये सारे हमारे नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर को में देखा गया है। अब क्या सिम्टम्स और साइंस होते हैं जिनको हम पहचान करके हम अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान लग रही है, या बार बार प्यास लगती है, या खाना खाने के बाद भी उनको बार बार भूख लग रही है, या फिर शाम बार बार जाना पड़ रहा है, या फिर उनका सडन वेट लॉस होता है। सडन वेट लॉस एक मतलब मेन साइन एंड सिम्टम्स देखा जाता है, और ब्लड विजन। तो ये सारे हमारे साइन सिम्टम्स हैं जिनके द्वारा हम अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। डायबिटीज ही एक मेन कॉज होता है, मतलब अदर कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाने के लिए। जैसे कि पीजीआई में अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा मरीज जो होते हैं वो किडनी के पेशेंट अभी तक आ रहे हैं। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया, डायबिटिक पेरिफेरल आर्टरी डिजीज आते हैं, हार्ट अटैक के और ग्लूकोमा के, डायबिटिक फुट के, जिसपे आज हम सीएमई कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट डायबिटीज अगर किसी की बढ़ती है तो उससे कॉम्प्लिकेशन भी, अदर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब आपको ऐसे साइन सिम्टम्स दिखते हैं, तो उसके बाद आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो डॉक्टर्स एक जनरली हमारी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसमें हमारा HbA1c जो 3 मंथ्स की जो शुगर की जांच होती है उसको करवाते हैं। उसकी रेटिंग आपको दी हुई है स्लाइड पे। अगर किसी की 4 to 5.6 आती तो नॉर्मल है, 5.7 to 6.4 आती तो प्री डायबिटिक है, एंड 6.5 है और इससे ऊपर है तो वो डायबिटीज है। तो जो प्री डायबिटीज है, हमको इसी पे ही सतर्क हो जाना चाहिए कि हाँ, हम इसके ऊपर ना बढ़े। एक फास्टिंग रेंज भी करवाई जाती है, अगर लेस देन 126 है तो उससे आप इससे सतर्क हो सकते हैं कि हाँ, हम अभी डायबिटिक नहीं है, तो हम अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें। अब कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत जनरल ट्रीटमेंट होता है डायबिटीज का, जैसे डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस मेडिकेशन, डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस इंसुलिन। तो आपने डाइट और एक्सरसाइज को हर तीनों में ही देखा होगा, चाहे वो मेडिसिन चल रही हो और या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट हो। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम इंसुलिन डिपेंडेंट है तो हम डाइट पे फोकस ना करें या एक्सरसाइज पे फोकस ना करें। अगर आप इंसुलिन भी लेते हैं तो भी आपको डाइट एक्सरसाइज पे फोकस करना है। अब अगर हम किसी का डाइट प्लान करते हैं तो उसका महत्वपूर्ण क्या होता है, मतलब उसका महत्व क्या होता है। तो जो हम डाइट प्लान करते हैं डायबिटीज का, उसका महत्व यही होता है कि उसमें हम लोग एक एडुकेट मात्रा में हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि व्यक्ति का ब्लड शुगर ना बढ़े। कुछ फैक्टर होते हैं जिसको देखते हुए भी हम प्लान करते हैं, जैसे एज, जेंडर, एक्टिविटीज, क्लाइमेट, हेल्थ, स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन। तो हर मरीज का हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारी डाइट होती है, डायबिटिक डाइट, उसमें क्या कंपोजिशंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर्स के।
तो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली हम लोग 50 to 60% लेते हैं टोटल कैलोरी से। प्रोटीन जो होता है हमारा 15 to 20% टोटल कैलोरी से, एंड फैट इज 20% इज इंक्लूडेड मुफा एंड फूफा। फाइबर जो होता है 28 to 30 ग्राम, बट लेस देन हम लोग जब हम लोग किसी की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हमने देखा है कि 10 to 12% या 13% तक मैक्सिमम हम लोग फाइबर डेली रूटीन में लेते हैं, जो बहुत ही कम है। तो इसलिए हमें अपने डाइट में चोकर आटे का प्रयोग, छिलके सहित दालों का प्रयोग, और जितनी भी हरी सब्जियां हैं, सलाद है, इनका प्रयोग अपने खाने में जरूर रखें। न्यूट्रिएंट्स आप सबको मालूम है कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें अपनी बैलेंस डाइट में लेना चाहिए, जिसमें लास्ट में हमारा वाटर इनटेक का आ रहा है कि वाटर हमको जरूरी है, क्योंकि ये एज अ ट्रांसपोर्टर का काम करता है। बिना विदाउट वाटर जो है वो हमारा कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारी फुलफिल नहीं है। बैलेंस डाइट जो आजकल बहुत चर्चित है, हर मरीज को बैलेंस डाइट लेना है, बट वो लेता नहीं है। तो उसको एक एज अ एम मानिए कि हम जब भी मॉर्निंग में या इवनिंग जो भी आप मील लेते हैं, तो एज अ बैलेंस मील में हो। जरूरी नहीं आप बल्क में कुछ भी खाएं, आप थोड़ी थोड़ी मील लीजिए और पर बैलेंस हो। उसमें सारे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड नॉन वेज प्रोडक्ट, फैट, ऑयल एंड शुगर, ये सारी चीजों का होना, सम्मिलित होना जरूरी है। क्या नहीं लेना चाहिए, जैसा कि सबको मालूम है, सिंपल शुगर, चीनी, गुड़, शहद, मिठाइयाँ, ये सारी चीजें, और बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, पैक्ड फूड हो गए, इन सारी चीजों को हम लोग अवॉइड करना चाहिए। फ्री फ्रूट के बारे में कितने लोगों को मालूम है? फ्री फ्रूट्स का मतलब होता है कि जिसमें हम बिल्कुल कैलोरी ना हो। तो मरीज बहुत से आते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमको नित्य खाने में ना हम भरपूर मात्रा नहीं हो पाएगी, हमारे और खाने का चाहिए। तो हम फ्री फ्रूट्स के बारे में उनको बताते हैं कि आप इनको बीच बीच में ले सकते हैं, जो सैटाइटी को कम करते हैं। लाइक सैलेड हो गया, मट्ठा, पतला मट्ठा हो गया, नींबू पानी हो गया, ग्रीन टी, इसी तरीके से हमारे फ्री फ्रूट्स होते हैं। कैलोरी स्पेंड पर आवर्स, डाइट की बात की, अब एक्सरसाइज की बात अगर करें तो कोई भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरी बर्न्स होती है। तो जैसे कि वॉकिंग में 100 to 200, और अगर हम डांसिंग करते हैं 300 to 400, जिम में 500, लेस देन जॉगिंग में 5 to 600, ऐसी तरह से हम अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा करके हम कैलोरी बर्न कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर बेस पे एक्टिविटीज नहीं करता है तो वो एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक हाफ एन आवर पर डे आपको 3 to 4 टाइम्स करना ही चाहिए पर डे में। मिथ और फैक्ट, ये जो लास्ट हमारी स्लाइड है, तो ये हम मिथ है, मतलब इसमें बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो मरीज जनरली पूछते हैं। जैसे कि उनके क्वेश्चन ये रहते हैं कि क्या मैं मतलब रोटी बढ़ा सकता हूँ अगर राइस ना खाऊं? तो ऐसा तो नहीं है जरूरी, अगर हमने आपको राइस बंद किया है तो आप रोटी बढ़ा दें, नहीं। हम कंपोजिशंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, पोर्शन साइज पे बहुत फोकस करते हैं। अगर कोई साउथ का मरीज आता है तो उस पे हम उसको तो राइस ही दे सकते हैं, वहाँ की खेती राइस की होती है। तो इसलिए हमें उसके पोर्शन साइज पे ध्यान रखना होता है कि हम कितना पोर्शन ऑफ राइस दे रहे हैं। इसी तरह से बहुत सी मिथ होते हैं, जैसे करेला ले रहे हैं या नीम की पत्ती ले रहे हैं या जामुन का पाउडर ले रहे हैं तो क्या मैम हमारी इससे शुगर नॉर्मल रहेगी? ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी हर्बल चीज आप ले रहे हैं, बट अगर आप डाइट को रेगुलर में बैलेंस नहीं ले रहे हैं तो आपका इन सारी चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि डाइट और एक्सरसाइज को रेगुलर रूटीन में आप फॉलो करना है। टिप्स फॉर हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग जो है उसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस ईटिंग प्लान में करना चाहिए। हमें अपना जितना भी हमारा वेट होता है, आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही हमें उतना वेट रखना चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज और जितने भी हमारे जितने भी डाइट है, हेल्दी डाइट है, उसको रेगुलर फॉलो करना चाहिए। जितना हम सॉल्टी फूड खाते हैं या फिर बहुत फ्राइड फूड खाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, और लो फैट मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से हरी सब्जियां, फल, फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। थैंक यू सो मच।